Hello everyone, I am Dr. Anita Soni and today we will discuss about goods service tax। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दो प्रकार के टैक्स होते हैं, एक है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो है वो तो इनकम टैक्स के रूप में हम सरकार को सीधा ही जमा करा देते हैं, और जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो थ्रू सेलर गवर्नमेंट के पास जाता है। समझ लीजिए एक आदमी ने एक शर्ट खरीदी है किसी दुकान से, तो उसे टैक्स जमा कराता है जीएसटी उस शर्ट के ऊपर, तो वो टैक्स जो है सेलर आगे जमा करवाएगा सरकार को। पहले क्या था, बहुत सारे टैक्सेस थे, वैल्यू एडेड टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स, सो मेनी टैक्सेस वेयर देयर। तो अब सिर्फ एक ही टैक्स जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया है जुलाई 2017 को, और वो है गुड सर्विस टैक्स। तो गुड सर्विस टैक्स का कैसे ये टैक्स जो है कास्केडिंग इफेक्ट को ख़त्म करता है, दैट इज़ टैक्स के ऊपर टैक्स जो लगाया जाता था वैट में। जैसे एक आदमी ने शर्ट खरीदी है 100 रुपये की, और वो 100 रुपये की शर्ट जो है वो शुरू हुई थी, समझ लीजिए जो मैन्युफैक्चर थी उसे पड़ी थी 80 रुपये की। फिर 80 रुपये के ऊपर मैन्युफैक्चरर ने टैक्स दिया, उसके बाद होलसेलर के पास आई, फिर होलसेलर ने टैक्स दिया, टैक्स के ऊपर टैक्स दिया। लेकिन अब गुड सर्विस टैक्स में इस कास्केडिंग इफेक्ट को ख़त्म किया गया है। तो हम इस वीडियो में आज पूरे विस्तार में बहुत ही सरल तरीके से समझेंगे गुड सर्विस टैक्स को। तो आप मेरे साथ इसी तरह बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं गुड सर्विस टैक्स। तो हम शुरू करते हैं गुड सर्विस टैक्स। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि 1 जुलाई 2017 में इम्प्लीमेंट किया गया था। सिंगल टैक्स फॉर सिंगल नेशन, एक नेशन में एक ही टैक्स होगा, यूनिफॉर्मिटी होगी। और इस टैक्स आने के बाद जो है आपके कंज्यूमर को ये फ़ायदा हुआ है कि जो कास्केडिंग इफेक्ट था, जैसे पहले वैट, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स और एंटरटेनमेंट टैक्स, कई प्रकार के टैक्स थे और टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था, वो कास्केडिंग इफेक्ट जो है मेन जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है गुड सर्विस टैक्स ने ख़त्म किया है। और ये इनडायरेक्ट टैक्स है, अल्टीमेटली इसका सारा जो बर्डन है वो कंज्यूमर के ऊपर पड़ता है, और ये सारा टैक्स आ जाकर गवर्नमेंट के पास ही जाता है। तो इसके अलावा जो ओवरऑल टैक्स बर्डन है वो जीएसटी के आने बाद थोड़ा सा कम हुआ है, और कंज्यूमर को ट्रांसपेरेंसी मिलती है, इसीलिए जीएसटी की ज़रूरत पड़ी। पहले बहुत सारी अथॉरिटीज़ थी, जैसे एक्साइज ड्यूटी पहले आपको देनी पड़ती थी सेंट्रल गवर्नमेंट को, फिर वैट देना पड़ता था आपको स्टेट गवर्नमेंट को। अब ऐसा नहीं है, ये सारा मर्ज करके आपके सामने आ गया है जीएसटी। और अब हम देखेंगे कि इसको कैसे, दो आप मेन मान लीजिए, एक है इंट्रास्टेट और एक है आपकी इंटरस्टेट। इंट्रास्टेट का मतलब है कि जब आप विद इन द स्टेट ट्रेडिंग कर रहे हो, विद इन द स्टेट आप सप्लाई कर रहे हो, तो उसे हम कहेंगे इंट्रास्टेट। और अगर दो स्टेट के बीच में सप्लाई हो रहा है, डीलिंग हो रही है ट्रांजैक्शन की, देन इन दैट केस दैट विल बी इंटरस्टेट की टाइम में हम क्या लगाएंगे, इंटीग्रेटेड आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स आएगा। इसके अलावा यूनियन टेरिटरी का भी है, लेकिन हम यूनियन टेरिटरी को मोस्टली जो है इसी के साथ करते हैं। तो सीजीएसटी जो चार्ज किया जाता है वो इंट्रास्टेट के लिए चार्ज किया जाता है। इसमें जो भी चार्जेस आपके एसजीएसटी के लग रहे हैं सेम रेट अप्लाई किया जाएगा, और बाद में जितना भी कंट्रीब्यूशन होगा इसका गुड सर्विस टैक्स का, वो टैक्स दोनों में बांट दिया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने 12% लगाया टैक्स, तो 12% का 6% सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा, और बाकी का 6% जो है वो स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स में जाएगा या स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। और इसी प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है स्टेट का, वो भी सेम तरीके से ही जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होगा वो स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, और जो हाफ है वो हाफ जो है इसे मिलेगा और स्टेट को मिलेगा, हाफ जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा। आगे है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये टैक्स जो है इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन के लिए अप्लाई होता है। इट इज ऑल्सो लेविड ऑन इम्पोर्ट्स में भी इसको लेविड किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो आईजीएसटी जो है कलेक्ट करती है, और इसको स्टेट में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है। आईजीएसटी जो है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर होती हैं, तब इस प्रकार का टैक्स जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है।
इसके अलावा यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो भी यूनियन टेरिटरी हैं आपकी, जैसे अंडमान एंड निकोबार है, दमन एंड दीव है आपकी, और ये चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, ये सारे में जो है आपका ये यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगता है। और ये जो है CGST के साथ लगेगा। और ये वैसे नॉर्मली जो है अकाउंटिंग के लिए हम स्टेट गुड सर्विस टैक्स और यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स को एक जैसा लेकर चलते हैं। क्या कंसेप्ट है आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट का? GST में यही तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसका मतलब है जब एक बंदा, जब एक बिजनेस पर्सन और ए ट्रेडर पे करता है टैक्स आउटपुट के ऊपर, ही और शी कैन रिड्यूस द टैक्स विच इज ऑलरेडी पेड ऑन इनपुट। देखिए आपने सेल करना है समझ लीजिए किसी गुड्स को, और उसमें से आपने जो टैक्स कलेक्ट किया है वो समझ लीजिए 600 कलेक्ट किया। परचेज के ऊपर आपने कितना दे दिया, समझ लीजिए आपने परचेज के वक्त 800 दिया था। अब आपने गवर्नमेंट को जो पे करना है वो 200 रुपए पे करना है आपने, और आप अपना जो इनपुट है, जो क्रेडिट इनपुट है, वो आप ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ मैन्युफैक्चरर्स विच इज सेलिंग द फाइनल प्रोडक्ट, आउटपुट टैक्स आपका स्टैंड करता है 450 रुपए। उसने ऑलरेडी इनपुट के वक्त कितना, परचेज के वक्त कितना दे दिया था, 300, तो अभी उसका बैलेंस अमाउंट कितना रह जाता है, 150। तो नेचुरली ही इज गोइंग टू डिपॉजिट टू द गवर्नमेंट 150 ओनली, क्योंकि उसने 450 पहले और 300 रुपए पहले ऑलरेडी पे कर चुका था। और अगर आपका आउटपुट टैक्स में जो सेल के वक्त आपने टैक्स कलेक्ट किया वो 450 है, तो 450 में से 300 चले जाएंगे, 150 रुपए ही आप गवर्नमेंट को दोगे। तो यही आपका जो कास्केडिंग इफेक्ट जो है GST आपका खत्म करता है, टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगता है। इसके और एक एग्जांपल है कि अगर पंजाब में एक मैन्युफैक्चरर है और उसने महाराष्ट्र के डीलर को गुड्स बेची है 20,000 की, और आप समझ लीजिए उसके ऊपर लग रहा है 18%, 2,000 की गुड्स हैं, सॉरी 2,000 के ऊपर आपके लगे हैं 18%, तो 2,000 के ऊपर अगर आप 18% निकालोगे तो आपके आ जाते हैं 360, और ये 360 जो है दो भागों में बटेगा, और वो क्या होगा 180 और 180। अगर तो ये डीलर पंजाब और महाराष्ट्र का है तो जितना भी रेवेन्यू है वो कौन कलेक्ट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी। और अगर सेम डीलर जो है गुड्स सेल करता है महाराष्ट्र में ही, मतलब ये हो गया इंट्रास्टेट में कर रहा है, देन इन दैट केस 9% किसको जाएगा, CGST को जाएगा, और 9% किसको जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। तो दोबारा देख लीजिए आप, IGST के वक्त जो है सारा रेवेन्यू कौन कलेक्ट कर रही थी, सेंट्रल गवर्नमेंट। 360 रुपए 2,000 के ऊपर 18% के हिसाब से आया था। इन केस अगर इंटरस्टेट है, जैसे पंजाब और महाराष्ट्र क्या था, इंटरस्टेट थी, तो हमने 18% निकाला, 360 आया, और वो सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट में चला गया। लेकिन अगर महाराष्ट्र की ही स्टेट में अगर आप डीलिंग कर रहे हो, सेम स्टेट में डीलिंग कर रहे हो, तो ये इंट्रा स्टेट डीलिंग है, तो इस केस में जो भी अमाउंट आएगा वो हाफ में बढ़ जाएगा। जैसे 180 रुपए 360 का अगर हम हाफ करते हैं तो कितना आ जाएगा, 180। तो 180 जो है वो CGST में जाएगा और 180 SGST में जाएगा। तो हम इंटीग्रेटेड में सारा सेंट्रल गवर्नमेंट को, और दूसरे इंट्रा स्टेट में CGST और SGST में हाफ बढ़ जाएगा। GST कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग टैक्स स्लैब्स। अब टैक्स स्लैब्स कौन कौन से हैं, 0%, 5%, 12%, 18% एंड मैक्सिमम 28%। कुछ प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, हाई स्पीड डीजल्स हैं, मोटर स्पिरिट है, नेचुरल गैस है, एविएशन टरबाइन फ्यूल है, अल्कोहलिक लिकर वगैरह है। ये सारे कंजम्पशन जो है GST के अंडर नहीं आते हैं। ये प्रोडक्ट जो है इंडिविजुअल स्टेट गवर्नमेंट के अनुसार ही, उनकी पॉलिसी के अनुसार ही टैक्स किए जाते हैं। GST ऑन सर्विसेज। अब हम सर्विसेज की बात करेंगे कि कौन कौन सी सर्विसेज के ऊपर क्या क्या स्लैब है और कौन कौन सी सर्विसेज जो है वो एग्जेम्प्ट है। तो आप देखेंगे हेल्थ केयर, एजुकेशन, नॉन AC रेलवे ट्रैवल, लोकल ट्रेड्स एंड बसेस जो हैं, या पिलग्रिमेज ट्रैवल हैं, या होटल्स हैं, या लॉजेस है विद टैरिफ अप टू ओनली 1000, ये सर्विसेज जो हैं वो एग्जेम्प्टेड हैं।
बाकी जो 28% है 5 स्टार होटल्स के ऊपर, रेस्टोरेंट्स के ऊपर, सिनेमा, गैम्बलिंग के ऊपर लगता है। 18% जो है वो स्टैंडर्ड रेट है टेलीकॉम के लिए, फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए, रेस्टोरेंट जहाँ पर एसी वगैरह लगे हुए हैं, या जो लिकर लाइसेंस है उनमें जो कितना लग रहा है 18%। और 12% जो है वो बिजनेस क्लास के ऊपर लगेगा, जो ट्रैवल कर रहे हैं एयरलाइन में, नॉन एसी रेस्टोरेंट है, होटल हैं, लॉजेस हैं, जिनका लॉजिंग जिनका जो 1000 है वो टैरिफ 1 के भी 2500 के बीच में होना चाहिए, मीन्स 1000 के नीचे तो वो एग्जेम्प्टेड थे। लेकिन अगर उनका टैरिफ 1000 और 25 के अंडर है, ऐसे होटल एंड लॉजेस के ऊपर 12% लगेगा। 5% लगेगा आपका रेट जो भी आपके गुड्स ट्रांसपोर्ट है, रेलवे ट्रैवल है, एसी क्लासेस में, इकोनॉमी क्लास ट्रैवल है, एयरलाइन में, ये सारे के ऊपर आपका लगेगा कितना 5%। और जिनकी वो रेस्टोरेंट के ऊपर जिनकी टर्नओवर 50 लाख है। तो ये था आपका जीएसटी ऑन सर्विसेज। अब हम देखेंगे कि आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ऑफ लेवी ऑफ जीएसटी क्या है। इसमें कैसे आप करते हो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ऑफ लेवी ऑफ जीएसटी। देखिए इसमें ध्यान से कि कुछ ऐसे सप्लायर्स हैं जिसको उन्होंने जीएसटी के लिए ये कहा गया है कि वो कुछ डायरेक्ट गवर्नमेंट को जमा करा सकते हैं। देखिए यहाँ पर अदरवाइज क्या था, बायर सेलर के पास जाएगा, सेलर जो है फिर वो गवर्नमेंट के पास जाएगा। लेकिन इसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो रिसीवर है या जो वो बायर है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को जमा करा सकता है आपके जो भी टैक्स है। तो ये है आपका रिवर्स मैकेनिज्म ऑफ लेवी ऑफ जीएसटी कि कुछ सर्टेन गुड्स में इस तरीके से गवर्नमेंट ने दी हुई है आपको कि फैसिलिटी कि आप सीधा जो है गवर्नमेंट को जमा करा सकते हो। वाई सपोज इसका मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। समझ लीजिए कि जो सप्लायर है वो अनरजिस्टर्ड है और जो बायर है वो रजिस्टर्ड है। तो अब अनरजिस्टर्ड का कोई नंबर नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। इन दैट केस इस ऐसे केस में जो बायर है वो सारा जो सर्विस टैक्स है वो सारा जमा कराएगा गवर्नमेंट को। आगे हम देखेंगे। और यही नॉर्मल मैकेनिज्म में क्या था कि रिसीवर पहले सप्लायर के पास जाएगा फिर गवर्नमेंट के पास जाएगा। और जबकि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कैसा है कि रिसीवर जो है वो सीधी पेमेंट कर सकता है गवर्नमेंट को। तो इसीलिए इसमें बहुत ही ट्रांसपेरेंसी है कस्टमर्स के लिए या जो भी बायर है आपका। आगे देखेंगे हम जीएसटी कंपोजिशन स्कीम। ये भी एक स्कीम है जो कि जीएसटी के अंडर जो है इंट्रोड्यूस की गई है। कंपोजिशन स्कीम ये कहती है कि जीएसटी अलाउ करता है टैक्स पेयर को कि वो कुछ अमाउंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी अडॉप्ट कर सकता है जब उसने टैक्स पे करना है। ये स्कीम बहुत ही आइडियल है उन बिजनेसमैन के लिए जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है। और लेकिन अगर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं या हिमाचल प्रदेश वगैरह है तो उसमें जो है 75 लाख तक लिमिट है। तो जो स्मॉल टैक्स पेयर हैं उनको जीएसटी फॉर्मेलिटीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, वो जीएसटी जो है फिक्स रेट ऑफ टर्नओवर में दे सकते हैं। जैसे कुछ बिजनेस का यहाँ पर बताया गया है कि कंपोजिशन स्कीम विच इज़ एप्लीकेबल जीएसटी रेट टाइप ऑफ बिजनेस अगर मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर और गुड्स का है तो सीजीएसटी में आप 0.5% दे सकते हैं और स्टेट गवर्नमेंट को आप 0.5% दे सकते हैं। तो टोटल आपका बन जाता है 1%। और रेस्टोरेंट जो सर्व नहीं कर रहे हैं अल्कोहल उस केस में रेट है 2.5% और एसजीएसटी में होगा 2.5%। तो टोटल बन जाता है इसका 5%। तो ये भी पॉसिबल है कंपोजिशन स्कीम। इसका भी एडवांटेज जो है वो बिजनेस उठा सकते हैं। आगे हम करेंगे व्हाट आर जीएसटीएन एंड जीएसटीआईएन। जीएसटीएन का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क, जो कि स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है जिसके अंदर जो है जितनी भी टैक्स रेगुलेशन रूल्स हैं वो सारे इंप्लीमेंट किए जाते हैं। जबकि जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो 15 डिजिट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो कि बिजनेस को दिया जाता है जब वो हर प्रकार की जो भी जीएसटी से रिलेटेड रजिस्ट्रेशंस हैं, फॉर्मेलिटीज़ हैं, उनको वो कंप्लीट कर देता है। अगर आपने जीएसटी
के लिए रजिस्टर करना है और ऑब्टेन करना है GSTIN, देन इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट की तरफ से ये फ्री है। 2 वेज हैं जिस तरीके से आप GST के अंडर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। रजिस्टर ऑन GST ऑनलाइन पोर्टल है, ये मैंने आपको लिंक दिया है https://www.gst.gov.in। तो इसमें जाकर आप अपना देख सकते हैं, आप भर सकते हैं, अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आगे है विजिट GST सेवा केंद्र। आप सेवा केंद्र में भी जाकर, जो कि सेटअप किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वहां भी जाकर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। GST के लॉ के अंदर बिजनेस जिनकी टर्नओवर एक्सीड करती है 40 लाख से, जबकि 10 लाख है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए, JN के लिए एंड हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड के लिए, उनके लिए सबके लिए कंपलसरी है कि वो GST रजिस्ट्रेशन को ऑब्टेन करें। और ये लिमिट जो है वो सप्लायर ऑफ गुड्स को ही अप्लाई होती है, जबकि जो सर्विसेज में 20 लाख है और स्पेशल कैटेगरी जो स्टेट्स हैं अभी मैंने आपको बताया वहां पर 10 लाख है। CBIC कहता है कि नोटिफाइड करता है कि जो थ्रेशोल्ड है, आपकी टर्नओवर है, वो 20 लाख से 40 लाख तक हो गई है। वो तब हुई है जब आपका जब ये बाद में कुछ चेंजेस आई थी, फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 में इसको अप्लाई किया गया था। मैं आपको बता रही थी कि CBIC का मतलब है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम में जो आपकी 20 लाख से, जो पहले ये लिमिट थी 20 लाख की, बाद में 40 लाख कर दी गई है और इसे अप्रैल 2019 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया है। अब हम देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, अगर आप 1 मिनट देखिए, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ये मैंने आपको बता दिया अभी कि रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको इस तरीके से फॉर्म भरना पड़ेगा। अब इसके लिए क्या क्या आपके पास क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होनी चाहिए? पैन होना चाहिए, वेरीफाई करना है आपने मोबाइल नंबर, वेरीफाई करना है ईमेल एड्रेस आपके पास वैलिड होने चाहिए, और भी जितने भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे यहाँ पर देने हैं। कहाँ का प्लेस है आपकी, जुरिस्डिक्शन डिटेल क्या है आपका, बैंक अकाउंट का डिटेल क्या है, IFSC कोड क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने देनी है पैन कार्ड के अलावा। तो उससे क्या होगा, आपको जो है हेल्प होगी टिन नंबर लेने में और या रजिस्ट्रेशन करवाने में। कौन कौन से रिकॉर्ड्स आपने मेंटेन करने हैं GST के अंडर? आपने प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स जो भी हो रही हैं, इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, यहाँ दोनों को रिकॉर्ड करना है। स्टॉक ऑफ गुड्स को रिकॉर्ड करना है। इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना अवेल किया आपने, उसे करना है आपने रिकॉर्ड। आउटपुट टैक्स पेबल कितना था वो भी सारा देखना है। इनपुट आप परचेज के वक्त देते हो, आउटपुट आप सेल के वक्त। और GST जो है, जो ट्रेडर है, उसे मेंटेन करने फॉलोइंग अकाउंट्स। इनपुट CGST अकाउंट दैट इज सेंट्रल से रिलेटेड होगा। इनपुट SGST अकाउंट स्टेट से रिलेटेड है। इनपुट इंटर स्टेट से रिलेटेड है, इंटीग्रेटेड GST। और इसी प्रकार से आउटपुट भी रिकॉर्ड किए जाएंगे। और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर भी आपने मेंटेन करनी है गवर्नमेंट GST पोर्टल में, ताकि आप GST पे कर सकें। जनरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड्स, प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड्स बैकअप भी आपने रखना है, मेंटेन करना है, और इसका कोई डिस्ट्रक्शंस नहीं होना चाहिए। इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड विद इन ए रीजनेबल टाइम, विद इन ए रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम आपने जो है इसको प्रिजर्व करके रखना है। और इसके अलावा है कि द रजिस्टर पर्सन मेंटेनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड शैल प्रोड्यूस ऑन डिमांड। जब भी आपसे पूछा जाए, आपने ये सारे रिकॉर्ड जो रखे हुए थे उसे ड्यूली ऑथेंटिकेट करके आपने प्रॉपर फॉर्मेट में बनाकर इलेक्ट्रॉनिकली उसकी हार्ड कॉपी भी और सॉफ्ट कॉपी भी सबमिट करनी है।
जब भी आप अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स को स्टोर करोगे इलेक्ट्रॉनिकली बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन, और जब भी आपसे डिमांड करी जाएगी तो आप इस प्रकार की फाइल्स के आपके पास पासवर्ड वगैरह जहाँ जो भी आपकी कोड्स आप यूज़ कर रहे हो, जहाँ भी ज़रूरत है ऐसी इंफॉर्मेशन को एक्वायर करने के लिए उसकी सैम्पल कॉपी जो है प्रिंट फॉर्म में आपने इंफॉर्मेशन की स्टोर करके रखनी है इस फाइल में। कब तक आपने प्रिजर्व करने अपने डॉक्यूमेंट्स, जितने भी अकाउंट्स हैं, जितने भी आपके पास रिकॉर्ड्स हैं, बिल्स ऑफ सप्लाई है, क्रेडिट है, डेबिट नोट है, डिलीवरी चलान है, या फिर कोई आपके इनवर्ड है, आउटवर्ड सप्लाई है, इन सबको आपने प्रिजर्व करना है कम से कम 6 साल के लिए। एंड पीरियड इज काउंटेड फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न फॉर द अकाउंटिंग पीरियड टू विच सच अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स रिलेट। और ये जो है मेंटेन किए जाएंगे एट एवरी रिलेटेड प्लेस ऑफ बिजनेस, जहाँ भी आपका रजिस्ट्रेशन आपने दी हुई है सर्टिफिकेट में जो भी मेंशन किए उस प्लेस में ये आपने रिकॉर्ड रखना है। और जो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है हु इज पार्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग और इन्वेस्टिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑफेंस मस्ट रिटेन अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इन्वेस्टिगेशन। अगर आपका कोई आपने कोई ऐसा ऑफेंस किया है या आपने जो रिटेन नहीं किए हैं प्रॉपर, तो जो भी टैक्स पेयर है जो कि प्रोसीडिंग का या कि उसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कोई केस चल रहा है, तो ऐसे केस में भी उन्होंने उस इन्वेस्टिगेशन के भी जो कागजात हैं वो संभाल के रखने हैं। आइदर फॉर ए पीरियड ऑफ 1 year आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सच प्रोसीडिंग्स और इन्वेस्टिगेशन, और फॉर ए पीरियड ऑफ 6 year, जो भी बाद में आ रहा है, तो 1 साल के लिए, या जब आपकी प्रोसीडिंग खत्म होगी, या फिर 6 साल के लिए जो भी पहले आ रहा है, जो भी बाद में आ रहा है, उस समय तक आपने मैक्सिमम टाइम के लिए आपने अपनी रिकॉर्ड्स को है मेंटेन करके रखना है। ऑल बिजनेस दैट आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी हैव टू फाइल मंथली और क्वार्टरली, 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद आप और साल के बाद आपने अपनी जीएसटी रिटर्न भरनी है। दिस टाइप ऑफ रिटर्न दैट नीड टू बी फाइल्ड वेरी फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस ये अलग हो सकती है। इस प्रकार के रिटर्न पर ये भरना जरूरी है। जीएसटी रिटर्न जो एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है जिसमें आपने परचेज, सेल्स, कितना जीएसटी पे किया, कितना आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट आया है रजिस्टर्ड बिजनेस का, वो सारा रिकॉर्ड रखना है। रिटर्न हैज़ टू बी फिल्ड विद द टैक्स अथॉरिटी, टैक्स अथॉरिटी के साथ आपको रिटर्न जो है वो फिल करनी ही करनी है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपकी जीएसटी लायबिलिटी कितनी है बिजनेस की। अब हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी। एडवांटेजेस क्या है जीएसटी के? जीएसटी एलिमिनेट करती है कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। ये भी मैंने आपको बताया था कि पहले वैट में टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था, लेकिन जीएसटी के आने से जो कास्केडिंग इफेक्ट है वो खत्म हो गए हैं। इसी प्रकार से कंपोजिशन स्कीम फॉर स्मॉल बिजनेस, यह भी मैंने आपको बताया था, कंपोजिशन स्कीम है स्मॉल बिजनेस के लिए, उनकी लिमिट है टर्नओवर की, वो डायरेक्ट जो है गवर्नमेंट को जमा करा सकते हैं। वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को कुछ फिक्स रेट में पैसे अपने जो टैक्स है वो जमा करा सकते हैं। नंबर ऑफ कंप्लायंस इज लेसर, कि इसमें जो है बहुत ज़्यादा अथॉरिटी नहीं है। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती थी, फिर स्टेट को देनी पड़ती थी, और सर्विस टैक्स के लिए अलग था, एक्साइज ड्यूटी अलग थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो है वो कम हो गए हैं, जो आप ये कंप्लायंसेज हैं वो कम हो गई हैं, और एफिशिएंसी भी इम्प्रूव हुई है। यहाँ पर अनरिकॉग्नाइज्ड सेक्टर इज रेगुलेटेड, जो और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर थे उनको भी रेगुलेट किया गया है, और ई कॉमर्स का जो है ऑपरेटर्स का, उनकी ट्रीटमेंट को भी इसमें डिफाइन किया गया है। सिंपल है, ऑनलाइन प्रोसीजर है, आप ऑनलाइन प्रोसीजर से ही आप क्या कर सकते हैं, अपना टैक्स भर सकते हैं गवर्नमेंट में। और जो रजिस्ट्रेशन का बहुत ज़्यादा बोझा था, या कह सकते हैं आप बहुत कॉम्प्लिकेशंस थी, वो भी अब कम है। तो ये जीएसटी के एडवांटेज हैं। सबसे मेन एडवांटेज है इसका कंपोजिशन स्कीम कह सकते हैं आप, और टैक्स के ऊपर कम है, कॉस्ट भी इससे करके कम हुई है। तो अब देखेंगे हम डिसएडवांटेज, क्या डीमेरिट्स हैं, क्या लिमिटेशन है जीएसटी की। तो इसमें है पहला कि मल्टीपल रजिस्ट्रेशन अंडर ईच स्टेट, हर एक पर्सन को सेपरेट रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है हर एक स्टेट में। अगर आपकी ब्रांचेस 14 स्टेट में है तो आपको अपने हर स्टेट में उसके लिए क्या करना, सेपरेटली आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो ये बहुत ही वर्स्ट पार्ट है, दैट यू नीड टू कंप्लाई विथ ईच रजिस्ट्रेशन सेपरेटली।
उसके आगे है एक्सटेंसिव यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बिल्कुल ठीक है कि बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी को आपको यूज़ करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है बहुत ही कॉस्टली हैं, वो परचेज करने पड़ेंगे। जैसे ERP सॉफ्टवेयर है या क्लियर टेक्स्ट, जो भी आप सॉफ्टवेयर ले रहे हैं जिसमें आपने अपने रिटर्न भरनी है, तो वो जो है बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। और इसके अलावा जो आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी ट्रेनिंग भी कॉस्टली होगी, उन्हें भी ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी ताकि वो जो न्यू बिलिंग सॉफ्टवेयर है इसका अच्छी तरह से फ़ायदा उठा सकें। तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। इसके अलावा है हेफ्टी कंप्लायंस। हेफ्टी कंप्लायंस का मतलब है कि अगर 3 रिटर्न्स आपने भरनी है, देयर आर 3 रिटर्न्स जो कि GST डिज़ाइन की तरह की गई हैं, प्रिस्क्राइब की गई हैं, पर मंथ आपको भरनी पड़ती है। तो इस प्रकार से तो 36 रिटर्न्स हो जाती हैं पर ईयर। तो ये जो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज या कहते हैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज चाहिए तो हर एक रिटर्न के लिए, तो इससे बहुत ही एम्बिग्यूटी आती है। और अगर नॉन कंप्लायंस है तो उससे भी आपकी कंप्लायंस कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। और इसके अलावा है आगे कंप्रोमाइज GST। कहता है कि GST जो है, जो इंडियन वर्जन है GST का, वो आइडल वन नहीं है। जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को अभी तक कवर नहीं किया उन्होंने GST लॉ के अंदर, ना ही रियल एस्टेट कवर किया है। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं वो अभी भी करंट टैक्स पॉलिसी के अनुसार ही स्टेट टैक्स लगाए जा रहे हैं उन पर, और उन्हें अभी भी GST में इंक्लूड नहीं किया गया है। होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है मेरी वीडियो तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।